इलेक्टोरल बॉन्ड केस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला काफी मायने रखता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने SBI को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने SBI को ये आदेश भी दिए हैं कि वो 12 मार्च यानी कल तक इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हुई सारी जानकारियां सार्वजनिक करे, नहीं तो चेयरमैन के खिलाफ कंटेम्प्ट का केस चलाया जाएगा। स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक का समय मांगा था ताकि बॉन्ड की जानकारियां इकट्ठी की जाए और शेयर की जा सके। SBI ने पहले इसमें असमर्थता जताते हुए तारीख में एक्सटेंशन की मांग की थी। पहले सुप्रीम कोर्ट ने 6 मार्च का वक्त दिया था और ये कहा था कि वो सभी डेटा चुनाव आयोग को दे और इसके बाद चुनाव आयोग वो सारा डेटा अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करता। सुप्रीम कोर्ट ने SBI को फटकार लगाई कि आपको पहले ही ये साफ कर दिया गया था कि क्या किया जा रहा है और SBI को इस बात की तकलीफ हो रही है कि सारा डेटा 2 सिलोस में है। आप देश का सबसे बड़ा बैंक है और आपको ये तकलीफें कैसे हो सकती हैं? कुल मिलाकर मामला ये है कि अब SBI के लिए मुश्किलों का पहाड़ खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने यह भी कहा कि बजाय इसके कि SBI खाली हाथ कोर्ट आता, वो अपने साथ कुछ दस्तावेज और अब तक की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी लाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। आपको यहाँ ये बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में डेटा जारी करने के लिए तारीख आगे बढ़वाने के लिए याचिका डालने के बाद से ही SBI विपक्षी दलों के निशाने पर था। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ी फटकार लगाई है और SBI को सिर्फ 24 घंटों का वक्त दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हुई आपको कुछ बातें बता देते हैं। साल 2017 में इसकी घोषणा हुई थी और साल 2018 में इसे कानूनन लागू किया गया था। स्कीम के तहत SBI की चुनिंदा ब्रांचेस से कोई भी शख्स या कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर अपनी पसंदीदा राजनीतिक पार्टी को गुप्त रूप से चंदा दे सकता था। ये बॉन्ड कोई भी ऐसा शख्स या कंपनी खरीद सकती है जिसके पास एक बैंक अकाउंट हो और KYC की सारी जानकारियां। लेकिन पेच यहाँ फंसा कि चुनावी बॉन्ड पर दान करने वाले का नाम नहीं होता है। प्लान के मुताबिक 1000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं। जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में 10 दिनों के लिए इन बॉन्ड्स की बिक्री होती है और 15 दिनों के लिए ही इनकी वैधता होती है। बॉन्ड से चंदा उन्हीं पार्टियों को दिया जा सकता है जिसे बीते आम चुनावों में कम से कम 1% वोट मिले हो। सरकार का मकसद ये था कि इसके जरिए राजनीतिक फंडिंग को साफ किया जाए, लेकिन दान करने वाले का नाम गुप्त रखने के पीछे काले धन को बढ़ावा देने जैसे आरोप विपक्षी दल शुरुआत से ही लगाते आए। ये भी आरोप लगे कि बड़े कॉरपोरेट घरानों को उनकी पहचान बताए बिना पैसा दान करने में मदद करने के मकसद से ये स्कीम लाई गई। साल 2017-18 के शुरुआत से ही स्कीम के बाद से बीजेपी को सबसे ज्यादा 6566 करोड़ रुपए चंदा मिला। कांग्रेस को 1123 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड से मिले, जबकि इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस का नाम है जिसे 1092 करोड़ रुपए मिले हैं। चौथे नंबर पर 774 करोड़ रुपयों के साथ बीजू जनता दल है। 615 करोड़ रुपए के साथ 5वें स्थान पर DMK है। वहीं CPIM इकलौता ऐसा दल है जो चुनावी बॉन्ड से चंदा स्वीकार नहीं करता। हालांकि ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि बाकी विपक्षी दलों ने चुनावी बॉन्ड से पैसे नहीं लिए, सभी को इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा मिला है। हालांकि इसमें अच्छी खासी हिस्सेदारी या यूं कहे कि सबसे ज्यादा हिस्सा सत्ताधारी दल बीजेपी का ही है। जो आंकड़े आपको अभी बताए गए हैं वो सभी हजारों करोड़ रुपए के हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस स्कीम को निरस्त करते वक्त कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया था, लेकिन हजारों करोड़ के लेन देन की जानकारी SBI क्यों नहीं दे पा रहा, सवाल ये है। और क्या सच में चुनावी बॉन्ड का इस्तेमाल काला धन के लिए हुआ है, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा सख्त रुख अपनाया। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिली इस फटकार के बाद देखना होगा कि क्या SBI 12 मार्च यानी कि कल सारा डेटा पब्लिक करता है या नहीं।